हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर पे। यूटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान के। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसके बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। 16 से लेकर 30 क्वेश्चन तक हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करें। पहले प्रश्न में हमसे पूछ रखा है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का मेन कंपोनेंट क्या है। और हमें यहाँ पे चार अलग अलग टर्म दे रखी है। पहला है फ्लुएंसी, जिसे हम प्रवाह के नाम से जानते हैं। अगला है ओरिजिनलिटी, जिसे हम मौलिकता के नाम से जानते हैं। अगला है इलाबोरेशन, जिसे हम विस्तारण के नाम से जानते हैं। अगला है रीडिफाइनिंग, जिसे हम पूर्व परिभाषीकरण के नाम से जानते हैं। अब देखिए, क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता अगर किसी के अंदर आती है तो उसमें फ्लुएंसी भी इंक्लूड की जाती है, ओरिजिनलिटी भी होती है, और साथ ही साथ हम किसी चीज़ को इलाबोरेट भी कर पाते हैं अपनी वर्डिंग में। इसके अलावा हम किसी चीज़ को रीडिफाइन भी कर पाते हैं। यानी कि अगर हम देखें क्रिएटिविटी के मेन कंपोनेंट क्या है, तो ये चारों चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी। इस हिसाब से यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठेगा, जिसमें हमें बता रखा है 1, 2, 3 एंड 4। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यदि आपका विद्यार्थी परीक्षा के दौरान बेचैनी अनुभव कर रहा है तो आप उसे क्या सुझाव देंगे। इफ योर स्टूडेंट इज फीलिंग वेरी नर्वस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, व्हाट वुड बी यू सजेस्ट। यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि अगर स्टूडेंट नर्वस है तो हमें क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है आप उन्हें बोलिए कि एग्जामिनेशन को बिल्कुल छोड़ दें और अपने घर चले जाएं, हमें ये नहीं करना। अगला यहाँ पे बोल रखा है कि उन्हें ये बोलें कि वो पानी पी के आए। और अगले ऑप्शन में यहाँ पे है कि उन्हें बोलें कि आप थोड़ा रिलैक्स फील करो। और नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है कि उन्हें डांट दें कि उन्होंने तैयारी क्यों नहीं की। तो देखिए, डांटना यहाँ पे नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, तो पहला और डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम बी और सी ऑप्शन को देखें, तो बी ऑप्शन में यहाँ पे बोल रखा है कि उनको बोलें कि वो पानी पी के आए, और सी ऑप्शन में बोल रखा है कि उनको थोड़ा रिलैक्स होने दें। जब हम किसी को रिलैक्स होने को बोलेंगे तो उसमें वहाँ पे वो पानी भी अगर मांगेगा तो हम पानी पीने के लिए भी अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पे अगर इन दोनों ऑप्शन को देखा जाए तो इस हिसाब से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला प्रश्न हमारे सामने है। इस प्रश्न में हमसे पूछ रखा है संज्ञानात्मक अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित है द प्रोसेस ऑफ कोग्निटिव लर्निंग मेथड इंक्लूड। कोग्निटिव लर्निंग मेथड जो होता है, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस इंक्लूड होता है, हमसे ये पूछा गया है। सबसे पहले हमें किसी की बात को रिसीव करना आना चाहिए, यानी कि प्रत्यक्षीकरण सबसे पहले हमें करना है जब हमारे सामने कोई भी बात चल रही है। इसके बाद हमें उस बात का यहाँ पे क्या करना है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपने माइंड में तैयार करना है। तो अगला जो स्टेप होगा वो होगा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, यानी कि हमें कितनी वो बात समझ में आ रही है। और जब हमें वो बात समझ में आ जाए तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे मेमोराइज करना है, यानी कि स्मरण करना है। इसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, जब हमारे सामने कोई बात बोली गई, हमने उस चीज़ का कॉन्सेप्ट फॉर्म कर लिया, मेमोराइज भी कर लिया, उसके बाद हम लोगों को अप्लाई करना आना चाहिए, और अप्लाई करने के लिए हमें तर्क करना आना चाहिए। रीजनिंग जो होता है वो सबसे लास्ट में आता है। तो देखिए, इस हिसाब से पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शन देखें तो बाकी ऑप्शन में यहाँ पे देखिए लर्निंग से ये चीज़ स्टार्ट की जा रही है, हम सीधा लर्न नहीं करते। यहाँ पे बोल रखा है अगले ऑप्शन में मेमोरी, यानी कि हम लोग सीधा मेमोराइज नहीं करते चीज़ों को। और लास्ट में यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है सेंसेशन करते हैं, अटेंशन करते हैं। मोटिवेशन जो होता है कोग्निटिव लर्निंग में नहीं आता। मोटिवेशन कहीं ना कहीं है इंक्लूड, बट हम ये कहते हैं कोग्निटिव यानी कि संज्ञान की बात करेंगे तो हमें ये तर्क तक लेके जाता है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला प्रश्न हमारे सामने है। इस प्रश्न में हमें दो अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी है, और ये पूछ रखा है कि यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहले यहाँ पे हम लोगों को जो स्टेटमेंट दे रखी है इसमें ये बोल रखा है जो हम बाइलिंगुअलिज्म को प्रमोट करते हैं ये एक तरीके से पॉजिटिव इफेक्ट डालता है बच्चों के कोग्निटिव डेवलपमेंट पे। देखिए, बाइलिंगुअलिज्म होता क्या है, जब हम दो लैंग्वेज को बच्चे को सिखाते हैं तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट डालता है। ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। इसके अलावा अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो बी ऑप्शन बोल रखा है चिल्ड्रन हु आर फ्लुएंट इन
टू लैंग्वेज परफॉर्म बेटर देन देयर सिंगल लैंग्वेज काउंटर पार्ट। यहाँ पे बोल रखा है जो बच्चे दो लैंग्वेज में फ्लुएंट होते हैं वो कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू वन लैंग्वेज लर्नर। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी यहाँ पे सही लिखा गया है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा, जिसमें ये बोल रखा है बोथ ए एंड बी। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। यहाँ पर भी हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है और ये पूछ रखा है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि ऐसे बच्चे जो प्रारंभिक विद्यालय में छोटे शब्दकोश के साथ प्रवेश करते हैं उनमें चिल्ड्रन हु एंटर एलिमेंट्री स्कूल विद अ स्मॉल वोकैबुलरी आर डैट। यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में है कि उन्हें रीडिंग प्रॉब्लम में रिस्क हो सकता है। इसके अलावा बी ऑप्शन में है कि उन्हें इमोशनल प्रॉब्लम में रिस्क हो सकता है। अगले ऑप्शन में है कि उन्हें राइटिंग प्रॉब्लम में रिस्क देखा जा सकता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर बोल रखा है स्मॉल वोकैबुलरी, यानी कि उनके पास शब्दकोश एक तरीके से लिमिटेड है। अगर शब्दकोश लिमिटेड होंगे तो हम सीधा बच्चे को यहाँ पे राइटिंग या इमोशन के साथ इस चीज़ को नहीं जोड़ सकते। सबसे पहले हम बच्चे की रीडिंग फ्लुएंसी बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर बच्चा स्कूल जाए तो हम पहले ABCD उन्हें बोलना सिखाते हैं और उसके बाद हम उन्हें लिखना सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से इन बच्चों की रीडिंग प्रॉब्लम का रिस्क देखा जा सकता है। यहाँ पे ए जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। इस प्रश्न में हमसे पूछ रखा है कि बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, इंटेलिजेंट टेस्ट जो कराए जाते हैं वो किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे है द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों का हम वर्गीकरण कर सकें इसके लिए कराते हैं, या फिर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। देखिए डायग्नोस्टिक पर्पस तो यहाँ पे बैठेगा बैठेगा, इसके साथ साथ हम बच्चे का यहाँ पे वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन के लिए भी यहाँ पे इंटेलिजेंट टेस्ट कराया जाता है। ये 1 और 2 तो यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखें तो थर्ड यहाँ पे है टेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, बच्चे की जो रुचि है इसका हम आकलन करने के लिए करते हैं। तो देखिए ये जो है यहाँ पे करेक्ट नहीं बैठेगा। इस हिसाब से वो ऑप्शन करेक्ट है जिसमें हमें 1 एंड 2 दे रखा है। यहाँ पे आप देखिए ए ऑप्शन में हमें 1 और 2 दे रखा है, इस हिसाब से ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे हमसे पूछ रखा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसकी चर्चा ली वाइगोट्स्की ने अपनी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि सोशो कल्चर थ्योरी के अंदर की है। इनका यह मानना है जब बच्चा किसी भी चीज को सीखता है तब एक ऐसा एरिया आता है जहाँ पर बच्चा अकेले उस काम को करने में उसे डिफिकल्टी होती है, पर अगर उसे उस काम को असिस्ट किया जाए जैसे कि उनके टीचर के माध्यम से या फिर किसी अडल्ट के माध्यम से, तो वो उस काम को आसानी से कर लेता है। ऐसे एरिया को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। इस हिसाब से जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होगा, ये एक ऐसा एरिया है जिसमें जो टास्क है वो बच्चे के लिए तो डिफिकल्ट है, पर अगर उसे असिस्ट किया जाए किसी और के थ्रू तो बच्चा उसमें मास्टरी कर सकता है। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला प्रश्न हमारे सामने है स्पेशल चिल्ड्रन इंक्लूड, विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट बच्चों में कौन से आते हैं यहाँ पे हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है इम्पेयर्ड चिल्ड्रन यानी कि अक्षम बच्चे। अगला ऑप्शन है इमोशनली स्पेशल चिल्ड्रन। अगला ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रखा है जीनियस चिल्ड्रन यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, उनमें हम इन तीनों को ही इंक्लूड करते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे जो हमें डी ऑप्शन दे रखा है ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपयुक्त सभी। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला प्रश्न हमारे सामने है। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है यदि आप एक शिक्षक हैं और आप कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र विकसित कर रहे हैं तो आप किस प्रकार के प्रश्नों का चयन करेंगे। इफ यू आर अ टीचर एंड यू आर प्लानिंग टू डेवलप अ एग्जामिनेशन पेपर फॉर क्लास 8 स्टूडेंट, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल यू सिलेक्ट। तो देखिए ए बी और सी जो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट होंगे, क्योंकि देखिए अगर आप इन ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे हमें केवल लिखा गया है यानी कि ओनली। देखिए इसके आगे अगर कोई भी चीज़ अगर लिखी हो तो यहाँ पे हमें उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे हमें एक तरीके से बांधा जा रहा है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव सेंस में आ रहे हैं। अगर हम इन तीनों ऑप्शन को देखेंगे तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे। लास्ट यहाँ पे ऑप्शन सही है कि हमें ऐसे प्रश्नों को इंक्लूड करना है, ऐसे क्वेश्चंस को इंक्लूड करना है जो कि एप्लीकेशन संबंधित हो, इसके अलावा बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं, बच्चों की समझ को बढ़ाएं, और साथ ही साथ बच्चों की नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हमें यहाँ पे
डालने हैं। यहाँ पे डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। अगला प्रश्न हमारे सामने है, स्मृति के तीन प्राथमिक कार्य हैं। मेमोरी हैज थ्री प्राइमरी फंक्शन। कौन से ये तीन प्राइमरी फंक्शन होते हैं हमारी मेमोरी के? सबसे पहला होता है रिकॉलिंग, यानी कि हमने जो चीज़ याद की है उसे एक तरीके से रिवाइज करना, और उसके बाद हम यहाँ पे कोई नई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि कोई नई चीज़ का यहाँ पे बनना। और लास्ट यहाँ पे जो तीसरा मेन फंक्शन है वो है याद रखना, यानी कि रिमेम्बरिंग। यहाँ पे ये जो डी ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछ रखा है, नकारात्मक दंड का उदाहरण है द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव री। हम बच्चे को दो तरीके से री कर सकते हैं, ये हमें BF स्किनर ने बताया था अपनी थ्योरी में, एक पॉजिटिव तरीके से और एक नेगेटिव तरीके से। यहाँ पर हमसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा नेगेटिव री का एग्जाम्पल है। तो देखिए पहले ऑप्शन में बोल रखा है नॉट टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे अंक प्राप्त ना कर पाना। देखिए ये तो पूरा ही नेगेटिव सेंस में है, हम यहाँ पे री करने की बात कर रहे हैं, इस हिसाब से यहाँ पे ये ऑप्शन गलत बैठेगा। अगले ऑप्शन में यहाँ पे बोल रखा है कि हम लोगों को उन बच्चों को प्रेज ही नहीं करना, उन बच्चों को प्रोत्साहित ही नहीं करना जो बच्चे कम अंक लाते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे बोल रखा है टू स्टॉप द चाइल्ड फ्रॉम वॉचिंग टीवी हु इज डूइंग मिसचीव, यानी कि उन बच्चों को हमें टीवी देखने से मना कर देना जो बच्चे वहाँ पे शैतानी कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बोलें कि आप अगर शैतानी करोगे तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। और डी ऑप्शन में है नन ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए हम लोग अगर देखें तो ए और बी ऑप्शन को तो हम कट कर चुके हैं, इस हिसाब से यहाँ पे डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जो नेगेटिव री है, नकारात्मक दंड है, वो हम इस तरीके से दे सकते हैं कि बच्चे को हम बोलें कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे या फिर अगर तुम कहना नहीं मानोगे तो हम तुम्हें ये चीज़ नहीं देंगे। जैसे कि यहाँ पे टीवी देखने की बात की जा रही है, यहाँ पे हम बच्चे को पनिश करने का मतलब ये नहीं है कि हम मार रहे हैं, यहाँ पे हम एक तरीके से बच्चे को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। इस हिसाब से यहाँ पे सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिलेटेड टू क्लासरूम लर्निंग इज, कक्षा कक्ष अधिगम से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारक है। देखिए अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे मेमोराइज लेसन बोल रखा है, इस हिसाब से ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत होगा कि किसी चीज़ को पाठ को याद करवाना। यहाँ पे अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे समेटिव इवैल्यूएशन की बात की गई है। देखिए हमें इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करना है, पर सिर्फ और सिर्फ समेटिव नहीं, हमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी करना है। तो देखिए इस हिसाब से ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अगर हम ए ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे बोल रखा है कि जो बच्चों की जो साइकोमोटर डेवलपमेंट होती है वो बेस्ट होनी चाहिए। हम लोगों को तीन मेन डोमेन पता है, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, और हमें इन तीनों डोमेन को ध्यान रखना है, ना कि सिर्फ एक डोमेन को। तो कोग्निटिव और अफेक्टिव यानी कि कोग्निशन यानी कि उनके संज्ञान, और अफेक्टिव यानी कि उनकी इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ें भी हमें बच्चे को सिखानी है, और साथ ही साथ साइकोमोटर यानी कि उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उनको भी हमें काउंट करना है। अगर हम देखें तो इसमें बस एक डोमेन की बात की गई है, इस हिसाब से ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाता है। अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे बोल रखा है हमें क्लासरूम टीचिंग ऐसी करानी है कि बच्चा यहाँ पे मैक्सिमम लेसन में पार्टिसिपेट करे और बच्चा यहाँ पे अपने स्टेटस को इम्प्रूव करे। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 6 से 8 वर्ष के बच्चे का अवधान होता है द अटेंशन स्पैन ऑफ 6 to 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज। जो अटेंशन स्पैन देखा जाता है, अवधान देखा जाता है 6 से 8 वर्ष के बच्चे का, वो यहाँ पे 15 से 20 मिनट का देखा जाता है। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा गया है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अंदर जो टीचर की एक्टिविटी होगी वो किस तरीके की हो ताकि बच्चे को उन्हें मदद मिल सके। तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है क्लेरिफाइंग आइडियाज, यानी कि बच्चों के विचारों को यहाँ पे स्पष्ट करना, ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रखा है बच्चों को कुछ रैशनल एक्सपेरिमेंटेशन देना, जैसे कि तार्किक प्रयोग बच्चे को सिखाना। तो देखिए ये भी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर हम सी पार्ट को देखें तो यहाँ पे बोल रखा है मेमोराइज करना, यानी कि किसी चीज को रट्टा
मनवाना। तो देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करता है। तो थर्ड तो यहाँ पे हो नहीं सकता है। इसके अलावा अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे बोल रखा है गाइड करना। हम लोग एक तरीके से निर्देश देते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऐसा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें हमें 1, 2 एंड 4 दे रखा होगा, जो कि हमें बी ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बाकी ऑप्शन आप देखें तो सभी में आपको 3 मिल जाएगा, जो कि मेमोराइज करने की बात बोल रहा था। इस हिसाब से ए, सी और डी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जरा डिस्कस करें। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है द बॉय एंड गर्ल लर्न जेंडर स्पेसिफिक रोल इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि बॉयज़ और गर्ल्स में कब ये जेंडर स्पेसिफिक रोल डिफाइन होते हैं, यानी कि लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ये काम करेंगी, ये उनके माइंड में कब आता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है अर्ली चाइल्डहुड तक बच्चे एक साथ खेलते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। इसके अलावा सी ऑप्शन जो है ये अडोलेसेंस है, यानी कि किशोरावस्था, तब तक उन्हें अपनी बॉडी में आने वाले चेंजेस समझ में आने लग जाते हैं, तो ये काफ़ी लेट आता है। इसके बाद अगर हम देखें अडल्टहुड, तो उसके बाद का पीरियड माना जाता है। जेंडर स्पेसिफिक रोल बच्चों को समझ में आता है लेट चाइल्डहुड में, और उसके जस्ट बाद आता है अडोलेसेंस, जिसके बाद उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के बाद। यहाँ पे बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इसके पहले पार्ट नहीं देखे जिसमें मैंने फर्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।